हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 21 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैला है? तो ये फैला है ऑप्शन नंबर बी, जापान में। तो जापान में हाल ही में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। अब हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, यानी STSS शॉर्ट में इसका नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। तो ये मांस खाने वाली खतरनाक बीमारी है। जो खतरनाक खाने वाला बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया गया है? जापान में। तो आपको ये याद रखना है। और इस बीमारी का नाम भी क्या है? STSS। आपको शॉर्ट में इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व सिकल सेल दिवस ऑप्शन नंबर डी 19 जून को मनाया गया है। 19 जून को दुनिया भर में विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है और यह दिन जनता, सरकार और अन्य हितधारकों के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। 2024 में विश्व सिकल सेल दिवस का विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। अब हम जून के महीने में मनाए गए दिवसों के बारे में देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया गया है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को 2 दिवस मनाएंगे, एक विश्व प्रत्यायन दिवस और दूसरा राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो ये वाले आपको दिवस सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेस बनाई है। तो ये सारे भारत में हाल ही हुई उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर डी, विनोद गनात्रा। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला विश्व फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें नेल्सन मंडेला की, तो वह दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले श्वेत राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने PM किसान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपए। तो PM मोदी ने PM किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए जारी करने के लिए 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे, जिससे 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा और ये योजना की 17वीं किस्त होगी। अगर हम पीएम किसान योजना के प्रमुख बिंदु के बारे में देख लेते हैं, तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लॉन्च इसको किया गया था फरवरी 2019 में और इसका उद्देश्य है सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना। इसके लाभार्थी कौन है, यानी बेनिफिशियरी कौन है? पूरे भारत में 9.26 करोड़ से अधिक किसान इसके लाभार्थी हैं। इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? इसमें प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, प्रत्येक को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में भुगतान किया जाता है। और भुगतान करने का मोड क्या है? भुगतान करने का मोड है लाभार्थियों के यानी बेनिफिशरीज के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब डायरेक्ट ही बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। जर्मनी में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 का संपन्न हुआ है। बोन जर्मनी में मध्य वर्षीय जलवायु चर्चाएं हाल ही में सीमित प्रगति के साथ संपन्न हुई। UNFCCC सहायक निकायों का 60वां सत्र, जिसे बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य जलवायु कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का मार्ग प्रदर्शन करना है। आगामी COP 29 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहले बहुअंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो भारत पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। भारतीय वायुसेना इस अगस्त में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को आयोजित करने जा रही है। ये अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण अगस्त के पहले 2 हफ्तों में दक्षिण भारत में आयोजित होगा, जबकि दूसरा चरण अगस्त के अंत में सितंबर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में होगा। तरंग शक्ति 2024 अभ्यास भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का सबूत है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित राज्य सरकार का मुख्यालय किस राज्य में बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम सचिवालय ने 2.5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे ये भारत का पहला हरित राज्य सरकार का मुख्यालय बन गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पहल को नेट जीरो सरकार प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर किया, जिसमें पर्यावरण स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए असम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। तो विराट कोहली सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी किए गए सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी की ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान को फिर से प्राप्त किया है, जिनका ब्रांड मूल्य है $227.9 मिलियन। यदि हम बात करें इसमें टॉप 5 सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? पहले हैं विराट कोहली, दूसरे हैं रणवीर सिंह, तीसरे हैं अक्षय कुमार और चौथे हैं आलिया भट्ट। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, डेविस लीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया से। नामीबिया के क्रिकेटर डेविस लीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है। नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविस लीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। T20 विश्व कप 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 14 रन से हार के बाद नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।